नमस्कार, इस समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने ऑपरेशन सिंदूर पर जताया गर्व। सवाल उठाने वाले विदेशी मीडिया को दी चुनौती। कहा, भारत को नुकसान हुआ तो दिखाए सबूत। पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को किया तबाह। एक राष्ट्र एक चुनाव पर विचार के लिए गठित संसद की संयुक्त समिति की हुई महत्वपूर्ण बैठक। पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जेएस खेहर ने जेपीसी के समक्ष रखे सुझाव। पीपी चौधरी ने सुझावों को बताया बेहद अहम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 51,000 से अधिक युवाओं को देंगे बड़ी खुशखबरी। 16वें रोजगार मेले में सरकारी विभागों और संगठनों में नव नियुक्त युवाओं को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। महाराष्ट्र में जबरन या प्रलोभन से धर्मांतरण के खिलाफ कड़ा कानून जल्द। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए जबरदस्ती या लालच के माध्यम से धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए किए जाएंगे उपाय। और लॉर्ड्स क्रिकेट टेस्ट में लंच ब्रेक तक इंग्लैंड का स्कोर हुआ 7 विकेट पर 350 के पार। जैमी स्मिथ का अर्धशतक, जसप्रीत बुमराह ने दिलाई 3 बड़ी सफलता। तो खबरों की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने चेन्नई स्थित आईआईटी मद्रास के 62वें दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। इस मौके पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस की भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि देश को ऑपरेशन सिंदूर पर नाज है। एनएसए ने कहा कि हमें गर्व है कि इस ऑपरेशन के दौरान स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया। We have to develop our indigenous technology. Mention was made here of Sindoor. We are really proud of it, not for necessarily what people perceive, that how much of an indigenous content was there. We are proud of it, that some of the best systems that worked, whether it was our BrahMos system, whether it was our integrated air control and command systems, whether it was our radars, whether it was the whole this of it that was being done at the battlefield surveillance about the position out there. We decided to have 9 terrorist targets in the crisscross of Pakistan. It was not on the border area something, which we thought were there defeat. We missed none. और अजीत डोभाल ने ऑपरेशन सिंदूर को बेहद ही सफल बताया। उन्होंने कहा कि भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया और इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने में 23 मिनट लगे। We decided to have 9 terrorist targets in the crisscross of Pakistan. It was not on the border area something, which we thought were there defeat. We missed none. We hit nowhere else except that. And it is also not that this was a very, it was precise to the point where we knew who is where. Entire operation was started at 5 minutes past 1 and was over at 28 minutes past 1. और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने पाकिस्तान पर भारत के खिलाफ झूठे प्रचार का आरोप लगाया। एनएसए ने आईआईटी मद्रास में अपने संबोधन के दौरान कहा कि विदेशी मीडिया को झूठे प्रचार पर घेरते हुए किसी फोटो या सबूत दिखाने की उन्होंने बात कही। Thereafter, a lot of things are said with that this thing, foreign press and all these things. They said Pakistan did that and this. You tell me one photograph, one imagery. In, these days, these imageries are from the satellites all over the world. They are this thing, which shows any Indian damage being done, even a glass pane having been torn.
एक देश एक चुनाव के लिए 129वें संशोधन बिल पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक संसद भवन में हुई। बैठक में सुप्रीम कोर्ट के 2 पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति JS खेहर कमेटी के सामने सुझाव रखे। गौरतलब है कि संसद में पेश हुए 129वें संविधान संशोधन बिल पर चर्चा करने और सुझाव लेने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री PP चौधरी की अध्यक्षता वाली 39 सदस्यीय JPC बनाई गई है। JPC का काम बिल पर व्यापक विचार विमर्श करना, विभिन्न पक्षकारों और विशेषज्ञों से चर्चा करना और अपनी सिफारिशें सरकार को देना है। अब तक कमेटी की 4 बैठकें हो चुकी हैं। और देश भर में एक साथ चुनाव कराने की योजना यानी एक राष्ट्र एक चुनाव पर विचार के लिए गठित संसद की संयुक्त संसदीय समिति JPC की महत्वपूर्ण बैठक हुई है। बैठक में पूर्व CBI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ और JS खेहर ने JPC के सामने अपने सुझाव रखे। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा ने एक देश एक चुनाव पर JPC चेयरमैन PP चौधरी से विशेष बातचीत की। JPC के चेयरमैन PP चौधरी हमारे साथ है। सर, 2 पूर्व मुख्य न्यायाधीशों ने आज अपनी विचार रखे एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर। क्या कुछ अहम चर्चा हुई, अगर आप बताना। देखिए, चर्चा जब आए हैं तो अगर 2.5 घंटे की चर्चा थी, बिल्कुल अहम चर्चा है और उनके जो इनपुट हैं हमारे लिए बहुत ही वैल्यूबल है और उन इनपुट को जो है हम कंसीडर करके हम कमेटी रिकमेंडेशन करेंगे। हर मेंबर ने अबो पार्टी लाइन ऊपर उठ करके सवाल पूछे। बहुत ही एकेडमिक डिस्कशन था, उसका लेवल बहुत हाई था। मुझे इस बात की खुशी है कि मेंबर प्रिपेयर भी होकर आए, वो भी प्रिपेयर होकर आए। फॉर्मर चीफ जस्टिस भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश। तो सारा डिस्कशन जो हुआ है बहुत पॉजिटिव हुआ है। मौजूदा जो बिल है, प्रस्तावित जो कानून है, उसमें ज़्यादा अधिकार दिए जाने की बात है, उस पर कुछ सदस्यों ने चिंता जाहिर की। देखिए, ऐसा है कि पार्लियामेंट ने JPC इसीलिए बनाई कि जो बिल हैं उसको एग्जामिन करें। JPC इसलिए तो नहीं बनाई कि जो बिल हैं उसको वापस भेज दें, तो फिर पार्लियामेंट ने जो पार्लियामेंट का इंटेंट है, पर्पज है JPC बनाने का, वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। तो पार्लियामेंट ने JPC इसलिए बनाई कि इसको एग्जामिन करें और एग्जामिन कर करके हम नेशनल इंटरेस्ट में बिल को वापस तैयार करके अच्छी तरह से देख करके डेलिब्रेट करके जो भारत के संविधान के सम्मत भी हो, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के सम्मत भी हो। राज्यों में भी आपने बैठक की, आप कितनी और बैठकें राज्यों में आप करेंगे और कब तक हम माने कि JPC अपनी रिपोर्ट दे सके? और 5 राज्यों में महाराष्ट्र, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ गए। सभी को हमने सुना और बहुत ही अच्छे हमें इनपुट मिले। अगर मेरा मानना है कि अगर हम इन राज्यों में नहीं जाते तो इतने हमें बहुत ही वैल्यूबल इनपुट जो है वो नहीं मिल पाते। बहुत बहुत धन्यवाद। PP चौधरी बता रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों में जाकर इनपुट लेने का प्रयास JPC करेगा और महत्वपूर्ण सुझाव आए हैं आज की बैठक से। शैलेंद्र मिश्र, DD न्यूज, दिल्ली। और आज रक्षा मंत्रालय में राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी NCC पूर्व कैडेट संघ की गवर्निंग काउंसिल की पहली बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में अध्यक्षता इसकी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की, जबकि बैठक में मुख्य रूप से सांसद मनोज तिवारी, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह, शिक्षा सचिव संजय कुमार, युवा मामलों के सचिव डॉक्टर पल्लवी जैन गोविल और NCC महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह मौजूद रहे। बैठक में राष्ट्र निर्माण में NCC के पूर्व कैडेट्स की भूमिका पर भी चर्चा की गई। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी NCC पूर्व कैडेट संघ के पहले सदस्य हैं। और खबर असम से, जहां गुरुवार को कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई और इस बैठक के दौरान असम में अधिगृहित भूमि को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। दरअसल पिछले 4 वर्षों में असम सरकार ने लगभग 25,000 एकड़ से अधिक भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराया है। सरकार की इस कार्रवाई के बाद राज्य के वन क्षेत्र में सराहनीय विस्तार देखने को मिला है। कैबिनेट बैठक में असम सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया। दरअसल अब सरकार के कोई भी गैर सरकारी अस्पताल अब मृत व्यक्ति के शव सौंपने को लेकर मनमानी नहीं कर पाएंगे। इस नई योजना के तहत अस्पतालों को लंबित भुगतान की परवाह किए बगैर मृत्यु प्रमाण पत्र के 2 घंटे के भीतर शव सौंपना होगा। As of now, government has cleared thousands bighas of land from eviction. The number is huge. Total eviction which we have done in last 4 years has actually benefited tremendously. Restoration of forest cover in Lamding,
eliminating human-elephant conflict completely. In Kaziranga, after the eviction, rhino has started coming in Pova forest in Lakhimpur. Rhino has started coming back to the forest. In my view, we have cleared not less than 25,000 acres of land so far, and it is huge. और असम के श्रीभूमि जिले में सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने अवैध घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। दरअसल भारत बांग्लादेश सीमा पर 3 रोहिंग्या समेत 8 बांग्लादेशी भारत में घुसने की फिराक में थे। हालांकि भारत में घुसने के पहले ही सुरक्षा बलों ने उन्हें हिरासत में ले लिया। पूछताछ के बाद सभी घुसपैठियों को वापस बांग्लादेश भेज दिया गया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया पर इस घटना की जानकारी दी है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि असम सरकार के लिए राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है। अवैध प्रवासियों को असम में रहने और उसकी पहचान को खतरा बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दरअसल यह अभियान राज्य सरकार द्वारा अवैध घुसपैठ को रोकने के व्यापक प्रयास का एक हिस्सा है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। डॉक्टर दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कांग्रेस पर, खासकर गांधी परिवार पर कन्नड़ लोगों के साथ तिरस्कारपूर्ण व्यवहार करने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का बयान साझा करते हुए अमित मालवीय ने लिखा है कि सिद्धारमैया का दिल्ली में अपमान हुआ है। उन्होंने लिखा कि सिद्धारमैया दिल्ली आए लेकिन राहुल गांधी ने उन्हें मिलने का समय नहीं दिया और वो बिना मिले वापस लौट गए। ये पहली बार नहीं जब किसी गांधी ने कर्नाटक के किसी वरिष्ठ नेता का अपमान किया है। इतिहास याद करता है कि कैसे राजीव गांधी ने बीमार वीरेंद्र पाटिल को बेवजह बर्खास्त कर दिया था, जिससे राज्य में कांग्रेस का पतन हुआ था। अब कमजोर सिद्धारमैया को उसी व्यक्ति के पीछे छिपना पड़ रहा है जो उनके खिलाफ साजिश रच रहा है। DK शिवकुमार जो उनकी कुर्सी संभालने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कांग्रेस और खासकर गांधी परिवार हमेशा से कन्नड़ लोगों के साथ तिरस्कारपूर्ण व्यवहार करता रहा है। ये तो बस ताजा उदाहरण है। No, he has not given any appointment to me. I sought an appointment to meet Rahul Gandhi ji today. So far, no information. You are sitting CM in Karnataka. Any vacancy for CM post in Karnataka? You will continue for 5 years. No, DK Shivkumar himself said it that there is no vacancy of Chief Minister post. और देश में आए दिन जबरन धर्मांतरण कराए जाने के मामले सामने आ रहे हैं। उसके मद्देनजर महाराष्ट्र सरकार जल्द ही जबरन या प्रलोभन देकर किए जाने वाले धर्मांतरण के खिलाफ एक कड़ा कानून लाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इस मामले में राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानमंडल में आश्वासन दिया है कि पुलिस महासंचालक यानी DGP की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है और अब उसके आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार इस संवेदनशील विषय को गंभीरता से ले रही है। धर्म की स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए जबरदस्ती या लालच के माध्यम से धर्मांतरण पर प्रभावी नियंत्रण लाने के लिए आवश्यक विधायी उपाय किए जाएंगे। और मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में आयोजित 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की विदेश मंत्रियों की बैठक से इतर भारत के विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने पारस्परिक सहयोग और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की।
ये मुलाकात दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जुलाई 2025 को सुबह लगभग 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। इस अवसर पर वे नियुक्त लोगों को संबोधित भी करेंगे। देश भर में रोजगार मेलों के माध्यम से अब तक 10 लाख से अधिक नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। 16वां रोजगार मेला देश भर के 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। ये नियुक्तियां केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में हो रही हैं। देश भर से चुने गए नए कर्मचारी रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, डाक विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय सहित अन्य विभागों और मंत्रालयों में शामिल होंगे। और बिहार सरकार ने वृद्ध, विधवा और दिव्यांगों सहित सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन के पात्र लाभार्थियों को बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करते हुए 1 करोड़ 11 लाख से अधिक पेंशन भोगियों को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1227 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों को भेजी है। बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा के तहत मिलने वाली पेंशन की राशि को 400 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए कर दिया है। एक ऐतिहासिक कदम है। 1 करोड़ 11 लाख से ऊपर लोगों को पेंशन 400 से 1100 मिला। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये बिहार के लोगों के लिए एक बड़ा निर्णय और बड़ा परिवर्तन का शुरुआत है। हर 10 तारीख को अब पेंशन की व्यवस्था बनेगी। अब से हर महीने की 10 तारीख को पेंशन की राशि सभी पात्र लाभार्थियों के खातों में चली जाएगी। सरकार ने निर्देश दिया कि यह सुनिश्चित किया जाए कि राशि समय पर हस्तांतरित हो। सरकार के इस फैसले का लोगों ने स्वागत किया है। वृद्धा के लिए 1100 रुपये करिए दिया है, 1100 रुपये मिले शुरू भी हो गया है। हम सब तो बढ़िया बात किया है। सरकार तो बढ़िया काम कर रहा है हम सबको लिए। पैसा मिला है, बहुत खुशी की बात है। हम लोग मोदी के धन्यवाद करते हैं, मुख्यमंत्री के और मेरा तरफ से प्रणाम करते हैं उनको। पहले मिलता था 400, 1100 बिहार सरकार दे दिया। 400 रुपया से अब 1100 रुपया सब विकलांग का सबको पैसा अकाउंट में चला गया। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और दिल्ली के व्यापारियों के लिए लाइसेंस से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। दिल्ली पुलिस अब रेस्टोरेंट, होटल्स, गेस्ट हाउसेज, स्विमिंग पूल, डिस्कोथेक, मनोरंजन पार्क, वीडियो गेम पार्लर्स और ऑडिटोरियम के लिए लाइसेंस जारी नहीं करेगी। गृह मंत्रालय ने 45 साल बाद यह ऐतिहासिक सुधार किया है। मंत्रालय ने 1980 में पहली बार दिए गए ये अधिकार अब वापस ले लिए गए हैं। ये व्यापार को आसान बनाने और उद्यम में विश्वास बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। साथ ही इन नियमों से शहरी अर्थव्यवस्था में विकास और रोजगार में बढ़ोतरी होगी। और केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने यूएई से, माफ कीजिएगा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से नारकोटिक्स मामले के आरोपी कुब्बावाला मुस्तफा को भारत वापस लाने में बड़ी सफलता हासिल की है। सीबीआई की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक अबू धाबी की इंटरपोल टीम के साथ मिलकर आरोपी कुब्बावाला मुस्तफा को भारत वापस लाया गया। कुब्बावाला मुस्तफा मुंबई पुलिस का वांछित आरोपी रहा है। मुंबई पुलिस की 4 सदस्यीय टीम 7 जुलाई को यूएई गई थी, जो आज कुब्बावाला मुस्तफा को लेकर मुंबई पहुंची। कुब्बावाला पर विदेश में रहते हुए सांगली में सिंथेटिक ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री चलाने का आरोप है। इस फैक्ट्री से कुल 126.141 किलोग्राम मेफेड्रोन ड्रग्स बरामद किए गए, जिनकी अनुमानित कीमत 2 करोड़ से ज़्यादा या बल्कि 2.5 करोड़ रुपए है।
कुब्बावाला मुस्तफ़ा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है और न्यायालय ने उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। सीबीआई ने मुंबई पुलिस के अनुरोध पर 25 नवंबर 2024 को इस मामले में इंटरपोल के माध्यम से रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाया था। और एनपीसीआई इंटरनेशनल ने भारत की यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई प्रणाली को संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में तेजी से विस्तारित करते हुए एक बड़ा कदम उठाया है। ये पहल यूएई के कैशलेस इकोनॉमी विजन को समर्थन देती है और हर साल यूएई जाने वाले 70 लाख से अधिक भारतीय यात्रियों के लिए भुगतान को सरल बनाती है। एनपीसीआई इंटरनेशनल ने मशरेक बैंक के नियोपे नेटवर्क इंटरनेशनल और मैग्नाटी जैसे प्रमुख वित्तीय भागीदारों के साथ मिलकर यूएई में क्यूआर आधारित यूपीआई भुगतान तंत्र को मजबूती से स्थापित किया है। दुबई ड्यूटी फ्री और लुलू हाइपर मार्केट जैसे प्रमुख स्थानों पर अब भारतीय ग्राहक सीधे अपने भारतीय बैंक खातों से भुगतान कर सकते हैं। एनपीसीआई इंटरनेशनल के सीईओ रितेश शुक्ला ने इसे भारत और यूएई के बीच एक मजबूत डिजिटल ब्रिज बताया, जो भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली पर वैश्विक विश्वास को दर्शाता है। दुबई में भारत के महावाणिज्य दूत सतीश कुमार सिवन ने कहा कि ये पहल भारतीय यात्रियों और प्रवासी समुदाय के लिए भुगतान अनुभव को पूरी तरह बदल देगी। ये पहल यूएई के खुदरा, पर्यटन, परिवहन और सेवा क्षेत्रों में डिजिटल लेन देन को गति देने के साथ साथ दुबई सरकार के 2026 तक 90% डिजिटल लेन देन के लक्ष्य के अनुरूप है। यूपीआई प्रणाली भारतीय रुपए में रियल टाइम भुगतान, पारदर्शी विनिमय दर और भारतीय रिजर्व बैंक के सुरक्षा मानकों का पालन करती है। और भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के स्टार्टअप प्लेटफॉर्म वेबएक्स ने कला सेतु नामक नई राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत की है। कला सेतु का उद्देश्य एआई के जरिए भारतीय भाषाओं में टेक्स्ट से वीडियो, ऑडियो और ग्राफिक्स कंटेंट तैयार करने वाले स्टार्टअप्स को मंच देना है। स्टार्टअप को 30 जुलाई तक अपना डेमो वीडियो जमा कराना होगा। इसके अलावा भाषा सेतु चैलेंज के तहत 22 जुलाई तक आवेदन खुले हैं। इनमें रियल टाइम ट्रांसलेशन और वॉइस टेक इनोवेशन को प्राथमिकता दी जाएगी। जीतने वाले स्टार्टअप्स को इंक्यूबेशन, पायलट सपोर्ट और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में भागीदारी का मौका मिलेगा। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2025 के सफल और सुरक्षित संचालन के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन शिवा 2025 शुरू किया है। ये अभियान विशेष रूप से ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों से संभावित खतरे को ध्यान में रखते हुए चलाया जा रहा है। इस वर्ष 8,500 से अधिक सैनिकों का आधुनिक तकनीक और संसाधनों से लैस होकर उनको तैनात किया गया है। ड्रोन खतरों को बेअसर करने के लिए 50 से अधिक काउंटर यूएएस और ईडब्ल्यू सिस्टम, लाइव यूएवी निगरानी और आतंकवाद रोधी ग्रिड के माध्यम से यात्रा मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। सेना ने 150 डॉक्टर्स के साथ 9 मेडिकल एड पोस्ट, अस्पताल और 26 ऑक्सीजन बूथ तैयार किए हैं, जबकि ट्रैक चौड़ीकरण, पुल निर्माण और आपदा प्रबंधन के लिए इंजीनियर टास्क फोर्स सक्रिय है। यात्रा मार्ग पर काफिलों की लाइव ट्रैकिंग, हाई रेजोल्यूशन कैमरा और ड्रोन से लगातार निगरानी की जा रही है। तो इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।